देखिए, राजनीति और किसानी क्षेत्र में काफ़ी अंतर होना चाहिए। किसान अगर यह बोलता है कि हम समाजवादी किसान हैं, तो ये राजनीति। प्रधानमंत्री जी महंगाई में माँ शब्द भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर उनमें 10 गाड़ियों में अगर आप 8 गाड़ियाँ हटा दें, 2 गाड़ियों से सिर्फ आप चलिए क्षेत्र में, और उन 8 गाड़ियों को जो डीजल का खर्च आप कर रहे हैं, वही जनता के बीच खर्च कर दिए, कितना विकास हो जाएगा क्षेत्र। नया विकल्प आया है, तो जनता इसलिए जो है सहयोग में लगी है और पार्टी को तेजी से बढ़ा रही है। जनता के भले के बारे में सोच के चलेगी तो हमेशा बनी रहेगी, नहीं तो जनता उनको निकाल के फेंकेगी। किराएदार हैं बिल्कुल। 75 साल से आज तक जो समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं, आप उनको अपने क्षेत्र में कैसे समाप्त कर सकते हैं, क्या कोशिश करेंगे? अच्छा, 2022 में जो है आप अपनी पार्टी को कहां पर देखते हैं? तो आप अपने लिए चुनौती के रूप में क्या देखते हैं? या फिर एक आखिरी सवाल कि 2022 के बाद जो भी हो, उसके आगे फिर पार्टी को आप कहां पर देखते हैं और कहां तक ले जाने का आपने सोचा है पार्टी? देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह और आज हम विकासशील जनता पार्टी के कार्यालय में हैं और हमारे साथ हैं आदरणीय आनंद विश्वकर्मा जी, जो कि विकासशील जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। आइए आज हम इनसे आप सभी को रूबरू करवाते हैं और अपने क्षेत्र के अंदर अच्छी पहचान रखते हैं भाई साहब, और इनसे हम बात करते हैं इनके आगे के लक्ष्य क्या हैं, इनके पार्टी के आगे के उद्देश्य क्या हैं और किन मुद्दों पर ये 2022 का चुनाव लड़ने वाले हैं और इनकी आगे की राजनीति क्या है, आगे के इनके पार्टी का भविष्य क्या है और पार्टी को कहां पर ये देखते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हम बहुत आराम से बहुत विस्तृत बातचीत करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप आदरणीय आनंद भाई से अच्छे से परिचित हो सके और इस पार्टी के उद्देश्यों को समझ सकें। तो सबसे पहले तो भैया आपका स्वागत है हिंदी और हिंदुस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछना चाहूंगा कि विकासशील जनता पार्टी का ये जो अस्तित्व आया है हम लोगों के बीच में, अभी जो हम लोग इसको देख रहे हैं, विकासशील जनता पार्टी किस उद्देश्य के साथ ही जनता के बीच आई है? देखिए, विकासशील जनता पार्टी हमारे किसान भाइयों, क्षेत्र के गरीबों, जो भी निर्धन समाज के लोग हैं, मजदूर भाई, इनकी सभी समस्याओं को देखते हुए पार्टी जो है अपने क्षेत्र में लाई गई है, क्षेत्र के विकास के लिए। और प्रयास यह है कि अपने क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए, उनकी हर प्रकार से सुविधा प्रदान की जाए, हर सहायता पूरी तरीके से दी जा सके। इन्हीं उद्देश्यों को लेके जो है पार्टी अपने क्षेत्र में आई है। और पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो है बेरोजगार युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उनको मतलब अपने प्रदेश से बाहर जाकर नौकरी ना करना पड़े, अपने ही प्रदेश में नौकरी करेंगे, अपने घर पे रहेंगे तो अपने परिवार का भी ख्याल रख पाएंगे और नौकरी करके अपना गुजारा भी चला पाएंगे। तो भैया मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी का उद्घाटन कब हुआ और अभी इसका संगठन कितना मजबूत है? देखिए, पार्टी का उद्घाटन 11 अक्टूबर को हुआ था, इसी मंथ 2021 में ही। और विस्तार जो है पार्टी का, देखिए 25 विधानसभाओं के माध्यम से जो है 7 जिलों में अभी तक विस्तार हो चुका है। और पार्टी का 7 जिलों में कौन कौन से जिले हैं आप? देखिए, बस्ती, गोरखपुर और रायबली जिला तो ही है अपना, और इधर प्रतापगढ़ हो गया, और मुंबई महाराष्ट्र में तो है ही जी, और बाकी लखनऊ और नोएडा हो गया है, और बाकी 9 जिला, ये सभी जिलों को मिला के जो है। अच्छा, मुंबई महाराष्ट्र वगैरह में पार्टी कब से कार्यरत है वहाँ पर? देखिए, पार्टी नई है, 2021 में ही इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और नई पार्टी होने के साथ साथ सभी क्षेत्रों में जो सभी प्रदेश के माध्यम से और सभी जिलों में जो है एक साथ विस्तार किया जा रहा है इसका जी। तो 2022 अब बहुत दिन नहीं रह गए हैं, आखिरी महीने चल रहे हैं इस साल के, और चुनाव भी बहुत नजदीकी है 2022 का। तो उसको लेकर के आपकी और आपके पूरे पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, कितना संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, संघर्ष तो बहुत ही तेजी से चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता तो जुटे हुए ही हैं, और साथ में जो पार्टी के सदस्य बन रहे हैं वो भी पूरी तरीके से जो है सहयोग प्रदान कर रहे हैं पार्टी को। और सभी जनता के जो भी व्यक्ति, सामाजिक जो भी व्यक्ति हैं, वो सभी यही चाहते हैं कि इस बार जो है विकासशील जनता पार्टी का विकल्प चुना जाए और क्षेत्र में जो है मजबूती के साथ जो है विकास किया जाए। गांव-गांव तक सड़कों की जो पहले लोगों ने
गारंटी ली थी कि गांव-गांव तक सड़क दी जाएगी, गड्ढा मुक्त सड़क दी जाएगी। वो सभी सुविधाएं ना पाकर इस बार जो है विकासशील जनता पार्टी का विकल्प चुनने का प्रयास कर रहे हैं और क्षेत्र में उनकी हर एक बात की वैल्यू रखकर जो है काम सभी किए जाएंगे। क्षेत्र में जो भी मतलब हम वादे नहीं करेंगे, लेकिन जो भी समस्याएं आती रहेंगी लोगों के बीच, हम उनका जो है निस्तारण समय से करते रहेंगे। आपने कहा वादे नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हर पार्टी का एक एजेंडा होता है, और जैसे अगर हम बहुत दूर न जाएं, बीजेपी की ही बात कर लें, तो अयोध्या मसले से बीजेपी पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी उभर कर आई है, और उसने कांग्रेस को अगर हम ये कहें कि पूरी तरीके से दबा दिया है, वर्चस्व तो उसका खतरे में आ गया है राष्ट्रीय राजनीति में, तो गलत नहीं होगा। तो वैसे ही एक पार्टी जो शुरू होती है उसका भी कुछ एजेंडा होता है, तो जो प्रमुख मुद्दा है और जो एजेंडा है वो क्या है? देखिए, प्रमुख मुद्दा मैं आपको बताऊंगा, और बाकी ये बता देना चाहता हूँ, मैं ना ही कोई धर्म और राजनीति जो भी है ना ही जाति धर्म के माध्यम से करूंगा। मैं सभी के लिए सामान्य जो भी राजनीति होगी वही सिर्फ करूंगा। किसी को जाति धर्म के निरपेक्ष में रख के कोई भी राजनीति, गंदी राजनीति को मैं बीच में नहीं लाऊंगा। और देखिए, प्रमुख मुद्दा जो है हमारा ये है कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए, और किसान भाइयों को हर प्रकार की ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे कि उनको किसानी में उनका वर्चस्व भी बढ़े और उनको इच्छा उनकी जो है जागरूक हो कि हम किसानी क्षेत्र में जो है हम प्रयास करते रहें और काम करते रहें। हाँ, आजकल जो है युवा वो किसान नहीं बनना चाहता। अब ये एक दुर्भाग्य की बात है कि एक डीएम का बेटा डीएम बनना चाहता है, उद्योगपति का बेटा उद्योगपति बनना चाहता है, लेकिन एक किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। और उसमें पूरा योगदान मैं तो कहूँगा हमारे देश के नेताओं का और राजनीति का है, जिसके कारण किसानों की ऐसी आज दुर्दशा हो चुकी है, उनकी आय इतनी कम है कि किसान का बेटा किसान अगर बनना भी चाहे तो उसका इस हिसाब से गुजारा होना थोड़ा सा मुश्किल है। और अभी किसान आंदोलन काफी रफ्तार से चल रहा है, लगभग साल भर होने को है, और यूपी का 2022 का चुनाव है और किसानों ने यूपी कूच कर दिया है, यूपी में आ चुके हैं राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता। तो इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, राजनीति और किसानी क्षेत्र में काफी अंतर होना चाहिए। किसान अगर यह बोलता है कि हम समाजवादी किसान हैं तो ये राजनीति होगी, ठीक है। अगर वह बोलता है हम कांग्रेसी किसान हैं तो वो भी राजनीति ही है। तो मैं यह बोलता हूँ किसान सिर्फ किसान है, और किसान को अगर कोई बोलता है कि वह किसी पार्टी से संबंधित है तो वह गलत है। किसान अपने ही कार्य से फुर्सत में नहीं है, वह सिर्फ अब आज के समय में आप देख लीजिए, किसान जो है कार्य करता है खेतों में, धान लगाता है, गेहूं लगाता है, लेकिन जानवर बेहाल कर देते हैं उनको। दिन में तो वो खेत के चारों ओर घूमते ही रहते हैं, लेकिन रात में भी उनका सोना हराम हो जाता है। तो उनके लिए जो है कुछ ना कुछ सुविधाएं जो है अभी सरकार के पास समय है, किसानों को दुख न दें, किसानों को जो है कार्य ऐसा सुविधा प्रदान करें जिससे किसान हमें अन्न देकर जो है खिला सके, बना जो भी उगाकर है खिला सकता है। अगर वह अन्न उगाना बंद कर देगा तो पैसे कोई नहीं खाएगा, जितना भी धन है वह कोई भी उससे पेट नहीं भर सकता है। और किसान सभी के लिए, किसान हमको 2 वक्त की रोटी देता है, हम सभी भारतवासियों को 2 वक्त की रोटी देता है, ना कि सिर्फ अपने लिए खेती करता है। तो यह कहना चाहता हूँ, देखिए किसान जो है, किसान हमको जीने की राह दिखाता है, हम उन्हें जमीन पर ला देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो बाकी जो है किसान आंदोलन तो कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, वह अपनी जगह जो है सोच रही है। और किसान देखिए अपने खुद से तो पीड़ित है और महंगाई से भी पीड़ित हो गया। महंगाई से बहुत पीड़ित। अब पेट्रोल डीजल की बात कर ली जाए तो काफ़ी ज़्यादा डेली का डेली बढ़ता जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी महंगाई में माँ शब्द भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई का माँ शब्द भी बोल नहीं पा रहे हैं। वो उन्हीं का 2014 में चुनाव पहले कहे थे। तो अब खुद आप उस पर टिप्पणी कर कर आप उसको खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यह तो बड़ी शर्म की बात है। आप प्रधानमंत्री पद पर हैं, और क्षेत्रीय विधायक की बात कर दी जाए, आप 10 गाड़ियों से चलिए, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर उनमें 10 गाड़ियों में अगर आप 8 गाड़ियां हटा दें, 2 गाड़ियों से सिर्फ आप चलिए क्षेत्र में, और उन 8 गाड़ियों को जो डीजल का खर्च आप कर रहे हैं वही जनता के बीच खर्च कर दिए, कितना विकास हो जाएगा क्षेत्र में। अभी मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि लोगों को ये भी स्वीकार करना चाहिए कि उनकी आय बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ेगी।
लेकिन अब ये पता नहीं हो किस बात पे कहते हैं, हालांकि लोगों की आय घटी है इस कोरोना काल में। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो वर्तमान राजनीति चल रही है, खासकर हम उत्तर प्रदेश की ही अभी बात करते हैं 2022 के लिए, अभी कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रियंका गांधी जी काफी दमखम दिखा रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, और महिलाओं को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारों के साथ एकजुट करने का कार्य कर रही हैं, गांवों में जा रही हैं, महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं। और बीजेपी भी अपने मुद्दे पर आ चुकी है, चुनाव के मुद्दे पर लड़ रही है। और अखिलेश यादव जी का भी अभी हाल ही में एक बयान आ गया, बड़बोलेपन से कहें या फिर हम क्या कहें, उन्होंने जिन्ना को भी आजादी का हीरो बता दिया और पटेल से तुलना कर दी। तो ऐसी जो तमाम चीजें चल रही हैं, इस पर मैं आपकी टिप्पणी कुछ चाहता हूँ। देखिए, महिलाओं को बढ़ावा देना बहुत ही अच्छी बात है। जो आपने बताया कि प्रियंका गांधी ने जो भी बोला है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बहुत अच्छी बात है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और यह ताकत जो है हमेशा बना के रखना है, सिर्फ राजनीति के समय नहीं बनाना है। सिर्फ राजनीति के समय इसको यूज नहीं करना है, ये हमेशा आपको ताकत देना। आप एक महिला हैं तो महिला को ताकत देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रदेश नहीं पूरा देश जो है आगे बढ़ेगा। और बाकी बयान की बात जैसे ले ली जाए तो देखिए, बयानबाजी अब कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए अपना कार्य करना बहुत अच्छी बात है। दूसरों की बुराई करने में कोई फर्क नहीं है। कोई अपने आप को खराब करना, गंदा करना खुद से कोई करता है तो बहुत अच्छी बात नहीं है। प्रदेश में विकास करने के लिए सभी लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि सभी लोग चाहते हैं कि मैं विकास करूंगा, लेकिन पिछले सालों में जो है, पिछले पंचवर्षीय जो भी सभी लोग आ चुके हैं, जो भी हैं रिपीट होके आ चुके हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी को मौके मिल चुके हैं। क्या विकास किया जनता जानती है, लेकिन जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, नया विकल्प आया है, तो जनता इसलिए जो है सहयोग में लगी है और पार्टी को तेजी से बढ़ा रही है। और बाकी एक चीज बता देता हूं, जैसे कि आपने बताया कि आय के स्रोतों में बढ़ोतरी हुई है तो महंगाई भी बढ़ रही है। तो आय के स्रोतों में बढ़ोतरी किस प्रकार हुई है मुझे तो नहीं समझ में आता है। किसान भाइयों का धान, गन्ना जो भी रेट है खरीदा जाता है, वो तो पर डे का रेट तो नहीं बढ़ता है। मुझे तो नहीं लगता है कि हर दिन रेट बढ़ता रहता है उसका। पेट्रोल डीजल में तो दिन कब दिन जो है रेट बढ़ रहा है। तो जैसे कि आप बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल महंगाई हर चीज में कर रहे हैं, तो वैसे किसानों के लिए भी करिए ना कि मतलब जैसे कि गन्ना है आज 20 रुपए लिया गया है तो आगे 25 रुपए लिया जाए, डेली का डेली 50 पैसे ही आप बढ़ाइए। यही सभी जो है देख कर, देखिए अपना ही फायदा सिर्फ हर जगह नहीं देखना है सरकार को। जनता के भले के बारे में सोच के चलेगी तो हमेशा बनी रहेगी, नहीं तो जनता उनको निकाल के फेंकेगी। किराएदार हैं बिल्कुल। 5 साल के लिए किराए की कुर्सी दी जाती है, और 5 साल तक अगर किराए सही समय पे नहीं दिया है समाज को तो वो किराएदार को बाहर कर दिया जाएगा। सही बात है। अच्छा, किसान, गरीब, ये मतलब जब से देश आजाद हुआ है, जब देश का पहला चुनाव लड़ा गया था लोकसभा का, उस वक्त भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो आज भी मुद्दा वही है, गरीबी और किसानी। तो 75 साल से आज तक जो समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं, आप उनको अपने क्षेत्र में कैसे समाप्त कर सकते हैं, क्या कोशिश करेंगे? देखिए, प्रयास यही है हमारा कि क्षेत्र में, जैसे अभी क्या होता है कि अभी दिवाली का समय चल रहा है तो लाइटें लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं, भारत की लाइटें बनी हुई नहीं रहती हैं, ये सिर्फ चाइनीज रहती हैं। और चाइनीज जो भी, अब महंगाई है तो सस्ता ढूंढेंगे ही, सजावट करनी है तो सस्ता ढूंढ के जो है सजावट करते हैं लोग। अगर हम भारतीय अपने ही क्षेत्र में हर कार्य चालू कर दें, हर प्रकार की फैक्ट्रियां लगा दें, सरकार अगर यह प्रयास करे कि अपने क्षेत्र में प्रदेश में अगर इन्हीं सब चीजों की फैक्ट्रियां लगा दे, तो समय पे जो है अपने प्रदेश में ही अपना पैसा रहेगा, ना कि बाहर भारत देश से बाहर जाएगा। यही अपना पैसा जो है बाहर चला जाता है और यहाँ के लोग गरीब के गरीब हो जाते हैं, और वहां से ना कि हमारे देश में कोई ऐसी चीज बनती है जो अपने भारत देश से बाहर कोई खरीद होती होती। तो इसी प्रकार जो है, फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे रायबरेली जिले में ही मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, उससे आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? देखिए, फायदा तो जब शुरुआत थी तब मिल रहा था मुझे लग रहा है, और ऐसा लोग भी बोलते हैं। हमारे पास भी कई शिकायतें इस प्रकार की आई हैं कि वहाँ पे जो है सैलरी तो बताई जाती है 10,000,
लेकिन उनको बेचारों को क्या है, गरीब हैं, अब उनको नौकरी कहीं नहीं है तो मजबूरी में नौकरी उनको करना पड़ता है, और 10,000 सैलरी आती है तो उसमें 3,000 रुपये निकाल के रिटर्न करना पड़ता है, और 7,000 उनको मिलता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे अपने मॉडर्न कोच फैक्ट्री में जब लोगों की जमीनें गई थी, उस वक्त नौकरियां दी गई थी कुछ लोगों को, और वो भी 3rd क्लास की नौकरी थी, बहुत अच्छी नौकरी नहीं दी गई, और बाहर से ला करके एम्प्लॉय वहां पर रख दिए गए जो अच्छे अच्छे पदों पर थे। उसके बाद से अभी तक लोगों को रोजगार तो मिला है, लेकिन वो वहां पर उनका अभी भी जो काम है, या तो वो गार्ड की नौकरी करते हैं या देख रेख करते हैं, कुछ इस टाइप से, मतलब सरकारी नियुक्ति अभी तक वहां पर यहाँ के लोगों की मुझे नहीं लगता शायद हुई है, और जो आते भी हैं बाहर से ही आते हैं। तो ऐसी फैक्ट्रियां अगर बनती भी हैं प्रदेश में, तो इनसे क्या फायदा होता है लोगों को? नहीं देखिए, इनसे कोई फायदा नहीं है क्षेत्र के और लोगों को। महंगाई यहाँ की ऊपर से बढ़ा दी। देखिए, महंगाई तो सिर्फ जो है खरीदने में बढ़ी है। अगर कोई दुकानदार यहाँ पे कुछ बेचना चाहता है तो उसमें टैक्स पहले तो देना ही है। अगर टैक्स आप देते हैं तो टैक्स में इनकम भी जोड़िए आप सरकार की तरफ से, जैसे कि है कुछ सुविधाएं, जैसे छोटी दुकानों वालों को है तो उनको जो है टैक्स कम पे करिए, उनको कम टैक्स लगाइए आप। बड़ी जैसे 18% जीएसटी होती है तो उसमें जो सभी के लिए बराबर लगा दी गई है, तो गरीब जो निर्धन है वह 18% तो भरता है, लेकिन वह जो है बड़ी दुकानों से खरीद के, जैसे 100 रुपए की कोई सामान खरीदी उसने, अगर वो 102 रुपए की बेचता है और उसमें 1 रुपए 80 पैसे जो है जीएसटी चला गया तो उसको तो 20 ही पैसे बचेगा। तो इसमें जो है काफ़ी समस्याएं उनको हो रही हैं। और बाकी फैक्ट्रियां लगाने की बात है तो फैक्ट्रियां देखिए इस प्रकार नहीं लगाई जाती कि एक बार लगाने के बाद में उसको पूरी तरह से प्राइवेटीकरण कर दिया जाए और दर दर की ठोकरें खा के जो है क्षेत्रीय लोग जो हैं एक बार नौकरी करें, उसके बाद उनको निकाल दिया जाए। अगर वो जैसे पैसे मांगे गए, अभी आपको मैंने बताया कि 3,000 रुपये रिटर्न देना पड़ता है। अब कौन लेता है ये मुझे नहीं पता है, कई लोगों ने बताया ऐसी बात, हमारी जानकारी में आई तो मैंने आपके बीच रखी बात। तो अगर वह पैसा नहीं देते हैं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और निकालने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं है ना, इसीलिए जो है मजबूरी में वो करते हैं, और 7,000 में जो है 2 वक्त की रोटी खाते हैं और वो साइकिल नहीं ले पाते हैं। वो रेल कोच तक जाने के लिए साइकिल नहीं ले पाते हैं अपने लिए। सही बात है। मैं भी ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो वहाँ पर काम करते हैं और सैलरी उनकी 6,000 7,000। अब यहाँ से रेल कोच से बहुत नज़दीक भी नहीं है कोई। अब अगर वो बाइक से जाते हैं तो उनका महीने भर का उतना तो पेट्रोल का ही लगता है। नहीं, बाइक से जाते हैं मतलब पहले जाते तो ठीक था थोड़ा, अभी जाते हैं तो उनका तो पूरा पेट्रोल में चला जाएगा। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर यहाँ से है, और उसके बाद वो अप डाउन करेंगे, अंदर भी जाना रहता है, बाइक बाहर बेचारे खड़ी कर देते हैं, और किसी किसी की बाइक बाहर चोरी हो जाती। मतलब ऐसी समस्याएं हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति यहाँ से जा रहा है और उसको एंट्री तो मिलती ही नहीं है बाइक की, गेट के बाहर बाइकें खड़ी रहती हैं, बाहर खड़ी करके बेचारा गया नौकरी करके, शाम को आया देखा बाइक ही नहीं हमारी, और कंप्लेन करता है तो पुलिस वाले, भैया बाइक अपनी संभाल के रखी है ना, पहले बताना चाहिए था कि मतलब हम पहरा लगा देते हैं वहाँ पे। ऐसी बातें करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अब क्षेत्र के लोगों, अगर हम इस चीज में आवाज उठाते हैं, अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अब कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन कुछ भी साबित कर सकते हैं। मतलब हम किसी को भी अगर गलत साबित करते हैं बिल्कुल सही तरीके से, तो वो हमें ही गलत साबित कर देंगे। सही बात। अब मैं थोड़ा सा अब वर्तमान राजनीति की ओर एक बार फिर से आता हूँ। अभी आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और अच्छी खासी आप पहचान रखते हैं और लोगों के बीच उठना बैठना है। तो जैसे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और कई विधानसभा क्षेत्रों में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का आगमन हो चुका है, तो लोगों की इच्छा होगी कि क्या होगा अगर वो अपने क्षेत्र में आएंगे, तो उनका वर्चस्व यहाँ कैसा रहेगा, उनकी राजनीति, मतलब उनकी राजनीति से मेरा इशारा उन सभी लोगों की तरफ है जो सिर्फ एक प्रकार की जाति वाली राजनीति करते हैं, धर्म वाली राजनीति करते हैं, कट्टरता वाली राजनीति करते हैं, उनकी ओर। तो अगर ऐसी कोई पार्टी अपने यहाँ आती है, अपने क्षेत्र में आती है, तो उसका क्या वर्चस्व यहाँ पर रहेगा? देखिए, अब जनता समझदार हो चुकी है। इन 2 सालों में जो है काफी कुछ सीख लिया है जनता ने। अगर उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं तो वह क्या करेंगे, उनके भी हाथ में नहीं। तो इन सब चीजों को देखते हुए सभी लोग इतने समझदार हो गए हैं कि ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे। सभी जनता के लोगों का कहना है ये चीज, लोगों से मिलते हैं तो उनका कहना यही है कि हम ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे जो जाति पर जो है राजनीति करे, जाति या धर्म पर राजनीति करे। हम ऐसे सामान्य व्यक्ति को लाएंगे जो अपने क्षेत्र में
सिर्फ विकास जनता के बीच रहे, लोगों का सहयोग करे, ना कि विधायक बनने के बाद में है सीधे विधायक निवास। यहाँ पर जनता के किसी व्यक्ति को मिलना हो तो उसको पहले 10 चक्कर मारने पड़े, उसके घर के चक्कर मारने पड़े, उसके ऑफिस के चक्कर मारने पड़े, उतने में उसका घर का जो है 1 महीने का जितना भी दिहाड़ी उनका रहेगा वो सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो घर पे ही बैठ जाएंगे। ऐसी समस्याएं वो दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। जैसे कोविड-19 का दौर चल रहा था, उस टाइम काफी लोगों को बेड अस्पतालों में नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन की सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, तो कई लोगों ने बताया हमें कि मैंने विधायक के पास फोन किया था, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, और बात हुई तो ठीक है अरेंजमेंट कराते हैं, उसके बाद कोई सुविधा नहीं, कोई जवाब नहीं। तो ऐसी मतलब देखिए नहीं हो पाता है। आप बिल्कुल साफ बता दीजिए। देखिए सबके पास ये नहीं कि हर चीज का सॉल्यूशन हो, जरूरी नहीं कि आप विधायक हैं तो हर चीज आप सॉल्व कर सकें। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो ठीक है, आप अरेंजमेंट करिए। बाकी जो है अब देखिए ब्लैक में भी सिलेंडर काफी लोगों ने बताया, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये सब देखिए अब किसी भी सरकार में ऐसा हमें नहीं लगता हुआ था कि इतनी ज्यादा समस्याएं आ गई हों। इसके पहले भी काफी बीमारियां आई, हैजा जैसी बीमारी काफी आई थी, उन समय भी हम सभी लोगों के बुजुर्गों ने देखा था, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई कभी हुआ नहीं। लेकिन जो है देखिए हम किसी को इसमें जिम्मेदार नहीं ठहराते, लेकिन प्रयास करना चाहिए था सभी को। जैसे कि कोविड का डर लेकर आप घर पे बैठ गए तो विधायक सिर्फ जनता की सेवा के लिए बने, उसमें डरना नहीं है आपको कि हम कोरोना हमें हो जाएगा, हम मर जाएंगे। जनता की सेवा प्रॉपर करनी चाहिए। सही बात। अच्छा, 2022 में जो है आप अपनी पार्टी को कहाँ पर देखते हैं 2022 के चुनाव के नतीजों के बाद? देखिए 2022 के चुनाव के नतीजों के बाद देखिए मैं अभी इस चीज का मतलब ये नहीं कहता हूँ कि मैं सीधे प्रधानमंत्री नहीं, वो सीधे मतलब कितनी सीटें? देखिए 25 विधानसभा से चुनाव लड़ना है, जो भी 25 विधानसभा से कैंडिडेट हैं अपने, और बाकी शायद आगे बढ़ भी सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र में लोगों से जो है हर प्रकार से पिछले 5 सालों से जुड़े हुए हैं। ऐसे कैंडिडेटों से जुड़ा गया है जो समाज के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं और आगे हमेशा अच्छा करेंगे। और पढ़े लिखे जो हैं कैंडिडेट उन्हीं को बीच में लाया जा रहा है, जिससे कि समाज के हर व्यक्ति के बारे में सोच सके, ना कि सिर्फ अपनी ही राजनीति करें। तो 2022 में अपने लालगंज सरेनी विधानसभा से चेहरा कौन होगा बीजेपी का? देखिए चेहरा अभी तो कमेटी ने डिस्कशन नहीं किया इस चीज का, कार्यकर्ता तो लगे हुए हैं क्षेत्र में, जो है पूरी भागदौड़ के साथ में लगे हुए हैं। बाकी तो समय आने पर यह डिसीजन लिया जाएगा कि कौन, जनता किसको चाहती है कि किसको पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाए। जनता के माध्यम से सभी कार्य किए जाएंगे, ना कि सिर्फ पार्टी हम डिसाइड करेंगे, हम कुछ नहीं डिसाइड करेंगे। जनता सारा डिसीजन जनता ही लेगी, जनता के माध्यम से ही सभी कार्य होंगे। और क्षेत्र में भी जितने भी कार्य किए जाएंगे पार्टी का ही डिसीजन है कि क्षेत्रवासियों के माध्यम से कार्य किए जाए, ना कि कोई ठेकेदार के माध्यम से। अच्छा, हर पार्टी का एक वोट बैंक होता है, एक मतलब टारगेटेड वोटर होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी पार्टी के लिए कौन से वोटर हैं जो ज्यादा मायने रखते हैं, या फिर जनता में किस तबके को आप ज्यादा टारगेट करने वाले हैं? देखिए मैं सच्चाई बता दूं आपको तो हमारा विश्वकर्मा समाज तो हमारे साथ है ही। 3% अपने क्षेत्र में, जो भी प्रदेश में है 3% पूरा समाज जो है अपने साथ में है। भले ही पहले किसी के साथ जुड़ा रहा हो, लेकिन जो उपस्थिति अभी प्रेजेंट में जो है वह समाज जो है सभी लोग मिलकर जो है क्षेत्र में एक मजबूती लाने के लिए जो है सभी समाज के लिए कार्य करने के लिए जो है एकजुट हो रहे हैं। और हर जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म के लोग जुड़ रहे हैं प्रॉपर। ये नहीं, मैं किसी भी राजनीति में ना ही जाति धर्म को बीच में लाता हूँ, ना ही कोई मतलब ऊंच नीच का भाव रखता हूँ। मैं सामान्य व्यक्ति हूँ और सामान्यता अभी भी हूँ, सामान्यता आगे भी रहूंगा, सभी समाज के लिए सामान्य रूप से कार्य करूंगा। तो 2022 में आपके लिए क्षेत्र में और जितनी भी विधानसभा क्षेत्रों में लड़ेंगे, आप अपने लिए चुनौती के रूप में क्या देखते हैं, या फिर चुनौती के रूप में कहें, या फिर आपके टक्कर में कौन है, आप किसको देखते हैं, प्रतिद्वंदी आपके कौन है, इस हिसाब से? देखिए टक्कर की बात है तो मैं किसी से टक्कर की बात रखता ही नहीं हूँ। समाज हमारे साथ है तो समाज का ही कैंडिडेट है,
फिर भी चुनौतियां अभी क्या है, शुरुआत है तो बहुत सारी चुनौतियों से लड़के ही होंगे बढ़ना। चुनौतियां देखिए, चुनौतियां अन्य पार्टियां भले ही चुनौतियों के रूप में आए सामने, मैं उन पर ध्यान न देकर जनता के कार्यों में ध्यान दूंगा। उनको समाज के प्रति जो है जो अच्छे कार्य होंगे उन पर ध्यान देकर आगे बढ़ता रहूंगा, ना कि किसी पार्टी की बुराई कर कर, ना वह बुराई कर रहा है तो हम उसको इग्नोर करके पूरी तरीके से, मैं उनको सुनने ही वाला ही नहीं। समाज के लिए सिर्फ कार्य करना है, कार्य करने के लिए आया हूँ, तो वही उसी पे टारगेट हमारा रहेगा। चलिए एक आखिरी सवाल कि 2022 के बाद जो भी हो उसके आगे फिर पार्टी को आप कहाँ पर देखते हैं और कहाँ तक ले जाने का आपने सोचा है पार्टी? देखिए, पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो संभवतः पूरे भारत देश में विस्तार करना है, और 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद में पार्टी गुजरात चुनाव में जरूर पहुंचेगी। जी, तो गुजरात में काम चल रहा है इसको आगे बढ़ाने? जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी और कुछ आप संदेश अगर क्षेत्र के लोगों को आखिरी संदेश देखिए, देना चाहें? क्षेत्रवासियों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हर समय सिर्फ उन्हीं को मत ध्यान रखिए जिनके पास 10 गाड़ियां हैं। आप उस पर ध्यान रखिए जो क्षेत्र में कार्य करने के लिए आया है। आप जिसको समझते हैं कि यह सामाजिक व्यक्ति है, आप उससे 2 मिनट बात करके देखिए। आपको अगर समय देता है, आपको समझता है, तो आप उसकी तरफ सपोर्ट करिए, उसका सहयोग करिए, ना कि आप उसकी जायदाद, उसकी जमीन, उसकी ताकत देखकर उसको वोट करिए। ऐसी कोई बात जो है आपको समझ आती है कि वह व्यक्ति जो है हमारे लिए कार्य करेगा। देखिए, वादे तो सभी करते हैं, लेकिन आपको यह समझना है कि क्षेत्र में पहले से कार्यरत हैं, ठीक है, अच्छा कार्य किया है, समाज के लिए अच्छे हैं। आप नहीं, मतलब कभी भी संबंधित उनसे जुड़े नहीं हैं, कभी बात नहीं की, लेकिन 2 मिनट का आप समय लेकर उनको पहचानिए, फिर उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए कि हमें किसका सहयोग करना है। 10 गाड़ियों का सहयोग नहीं करना है। 10 गाड़ियों में अगर 8 गाड़ियां घटा दें तो आपका पूरा पूरा सहयोग हो जाएगा। अगर उन्हीं को देख के आप सहयोग करते हैं तो आप, जनता को मैं मूर्ख नहीं कहता हूं, लेकिन जो जनता को बहकावे में लाते हैं वो बहुत बड़े मूर्ख हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।